तो 40 से ज्यादा देश हैं जिनके 60 से ज्यादा प्रतिनिधि स्पीकर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस समय सीएसपीओसी जो कि 28वां सम्मेलन है इस बार उसके लिए दिल्ली में मौजूद है, भारत में मौजूद है। और आज संसद परिसर से पूरी दुनिया भारत को देख रही है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना देखा, उन्होंने सीएसपीओसी का उद्घाटन कल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पार्लियामेंट्री जो विजन है उसे दुनिया के सामने कहीं ना कहीं रखा। और आज सीएसपीओसी का जो है वो समापन दिवस है और ये कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत सिर्फ एक होस्ट नेशन भर नहीं है बल्कि ग्लोबल पार्लियामेंट्री लीडरशिप का एक्टिव ड्राइवर बन चुका है। एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन, पेपरलेस पार्लियामेंट, मल्टीलिंगुअल डिबेट्स, सिटीजन आउटरीच, एमपी वेलबींग, सोशल मीडिया एथिक्स, ये जो अब कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट भर नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट की वर्किंग रियलिटी आज के दौर में बन चुके हैं। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने लोकतंत्र को कैसे मॉडर्न बनाया और सीएसपीओसी के जरिए दुनिया उसके अनुभव से क्या सीख रही है। चार खास मेहमान इस समय चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एमपी हैं। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सीबी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर शर्मा आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। सजना शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही संजय सिंह जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संजय जी आपका भी धन्यवाद। सुजीत जी मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। भारत ने हमने देखा कि सिर्फ सीएसपीओसी होस्ट नहीं किया है बल्कि पिछले जो कुछ वर्ष रहे हैं उनका अनुभव हम देखें, उस यात्रा को अगर हम देखें और समझें तो एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन, पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटल अटेंडेंस, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और सिटीजन सेंट्रिक आउटरीच जैसे कई ऐसे रिफॉर्म्स लगातार लागू किए हैं जिन पर अब सीएसपीओसी के सेशंस में चर्चा भी हो रही है। क्या ये कहना सही होगा कि भारत ने आज कॉमनवेल्थ को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म का रोड मैप ऑलरेडी दिखा दिया है और अब दुनिया भारत के मॉडल्स को फॉलो करना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि चौथी बार हम लोग ये सीएसपीओसी का कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें 40 देशों से, जैसे आपने बताया, 40 देशों से करीबन 60 स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे भाग ले रहे हैं और सभी ने भारत का सराहना किया। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे मेजबानी किया और जिस विषयों को चर्चा में लिया, ये सारे देश के जो आए हैं प्रतिनिधि, इसका उन्होंने खूब तारीफ किया है। और जो भी विषय चर्चा पे खासकर एआई के ऊपर लेके या डेटा सोवरेंटी या सोशल मीडिया यूज बाय एमपीज, ये सब बहुत ही जो अभी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं और इसमें मैं मानता हूं कि भारत दुनिया में इसमें लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है और करने का क्षमता भी है। देखिए, मैं G20 का बात अभी जिक्र करना चाहूंगा। G20 में इंडिया जो ग्लोबल साउथ इंडिया बिकेम दी लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जो अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बना के पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडिया ने अपनी एक खास अपनी एक खास परिचय बना रखा है। जी नहीं, कॉल सो तो अभी जो कॉमनवेल्थ में भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी फ्रीडम मूवमेंट वर इंस्पायर्ड बाय इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बाय महात्मा गांधी जी एंड बाय अदर लीडर्स। तो वो लोग इंडिया की तरफ देखते हैं कि हम लोग और इंडिया का टेक्नोलॉजी लीडर के तहत भी इंडिया का एक बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी है। तो ये सब विषयों को लोग, इंडिया ऑल्सो हैपेंस टू बी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, 80 साल लगभग की हमारी अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन रहा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो ये सब विषयों को जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं ये लोग जानते हैं और ये लोग इसीलिए जो विषय अभी चर्चा पे 14, 15, 16 3 दिन अभी जो लगातार चर्चा हो रहा है, ये सब विषय आए वो चर्चे में और इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सब विषय हैं जो हर क्षेत्र को अभी ये प्रभाव इसमें इसका आ रहा है। खासकर जो एक जो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में या जैसे इंडिया का डीपीआई में जिक्र करना चाहूंगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आधार जैम ट्रिनिटी का बात करना चाहूंगा। ये खूब तारीफ अभी हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे लीडर्स ने इंडिया का जो जैम, जनधन, आधार, मोबाइल और जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस गेटवे, इसका बहुत ही क्यूरियोसिटी रहा और बहुत सारे लीडर्स इसके बारे में जानने की कोशिश की और कैसे अपने देश में ले जाके अपने संसद में इसके बारे में चर्चा करने की उन्होंने बात कही है। तो एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत ही और एक सांसद होने के नाते मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारा देश आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है जहां पे वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस फॉर लीडरशिप, एटलीस्ट इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। बिल्कुल। डॉक्टर सीबी शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संसद को लिविंग इंस्टीट्यूशन कहा।
जो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से मजबूत होती है। अब अगर हम एजुकेशन और डेमोक्रेटिक अवेयरनेस के संदर्भ में देखें, आपके जरिए समझना चाहें, तो बहुत सी चीजें हैं, अभी सुजीत जी ने जिनका जिक्र किया है। अगर हम भारत की संसद के लिहाज से देखें तो अब सिर्फ कानून बनाने की जगह भर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक लर्निंग स्पेस भी बन रही है। इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। और अभी जैसा बताया गया कि हमारे संसद में जो भी बहस होता है, चर्चा होती है, वो रियल टाइम में दूसरी भाषाओं में, मान लीजिए तमिलनाडु के कोई माननीय सांसद बोल रहे हैं तो उनकी बात को उसी समय हिंदी या अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में सुना जा सकता है। हम इसको एक शिक्षाविद होने के नाते ऐसा देखते हैं कि संसद या डेमोक्रेसी या जो सरकार थी वो आम जनता से दूर होती गई और हमको पता ही नहीं चलता था कि होता क्या है। लेकिन दो चीजें जो हम कि अब देख सकते हैं संसद में क्या हो रहा है, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या बोला, और अगर मान लीजिए वो मेरी भाषा में नहीं भी बोल रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या कहा। तो संसद को और या लोकतंत्र को जनता के सही में नजदीक लाने में ये बहुत मददगार हुई है दो चीजें, एक तो लाइव ट्रांसमिशन और दूसरा रियल टाइम में उसका ट्रांसलेशन। इसके साथ जुड़ी हुई एक बात जो अभी एक माननीय प्रतिनिधि बोल रहे थे वो बहुत समीचीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार ये चर्चा होती है कि सांसद कई बार ऐसे काम कर भी देते हैं संसद में जो लोकतांत्रिक परंपराओं के बहुत अच्छी नहीं है, वो दिखने के लिए करते हैं। तो ये फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, हमको दोनों को साथ लेके चलना होगा। एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है संसद का कि हमारी बात रखी जा रही है, और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं हम सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं, तो हमारे तरफ सब देखते हैं। हमारे 2% 3% आबादी के देश हैं, तो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो ये सारी चीजें पैदा कर सके। जब हम कोई उदाहरण पैदा करते हैं तो वो अपने देशों में इसको लागू करते हैं, तो जो सही में पूरे दुनिया के लिए हम मॉडल बनना चाहते थे वो बन रहे हैं। और यही बात उन पर भी लागू होता है कि उनकी संसदें, उनके जो लोकतंत्र का जो मंदिर है वो कितना जनता के नजदीक है, कितने लोग उससे जुड़ते हैं। जो मैकॉले ने किया था, अंग्रेजी में सब कर दिया था, तो हम 99% आबादी को यह समझ में नहीं आता था कि वहां चर्चा भी क्या हो रही है। तो अब ये ट्रांसलेशन से अब हर कोई समझ रहा है कि हमारी संसद हमारे लिए क्या बात करती है, हमारी बात करती है कि नहीं करती है। इसीलिए जो चर्चा है वहां वो ज्यादा डेमोक्रेटिक, लोगों के हित में और अवाम के हित में होती है। मुझे लगता है कि भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण पैदा करता है। और जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, प्रधानमंत्री के उद्बोधनों को देखिए, मैं एक दो चीजों से बड़ा प्रभावित हूं। प्रधानमंत्री का पहला संसद में जो उद्बोधन हुआ था, जिसे हम मेडन स्पीच कहते हैं, शायद वो 21 जून 2014 को हुआ था। प्रधानमंत्री ने वो सारे मुद्दे उठाए थे जो एक सांसद को सही में अपने देश या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उठाना चाहिए। उन्होंने शिक्षक से संबंधित एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट। 70% बच्चे गांव में रहते हैं, उन्हें अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। यह बात जाकर के मेरा सांसद, मेरा प्रधानमंत्री संसद में कहता है, जो हम जिस बीमारी से हम सब ग्रसित हैं। हम सब गांव के लोग समझते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, और मेरा प्रधानमंत्री संसद में ये बात उठाया है, तो हम उससे जुड़ते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री हमारी बात करे नहीं, हमारे लिए बोले नहीं, तो वो भी पता चलता है। तो मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं को मजबूत करने में भारत के संसद और भारत के जो उदाहरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए ये जो मीटिंग है CSPOC का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दुनिया के लगभग 2/3 आबादी को कवर करती है। तो इतनी बड़े आबादी को अगर ये संसद का ये बैठक प्रभावित कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और प्रधानमंत्री का कल का उद्बोधन, उसमें जो मुद्दे वो उठाए, जो चर्चा उन्होंने किया, वो दुनिया को बदलेगा। बिल्कुल। सर्जना जी, चैलेंजेस की भी अगर हम बात करें, क्योंकि उद्घाटन सत्र में हमने देखा कि बार बार बात आई ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस की।
अब आज सोशल मीडिया के दौर में नैरेटिव्स बहुत तेजी से बनते हैं, बिगड़ते हैं, हम जानते हैं, एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी अब सिर्फ रिपोर्टिंग भर की नहीं रह गई है, बल्कि डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट उसको देने की भी कहीं ना कहीं हो गई है? और CSPOC में सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन और पब्लिक परसेप्शन पर अलग से चर्चा होती भी हम देख रहे हैं। तो आज संसद की हर बहस कुछ ही मिनटों में डिजिटल क्लिप्स बन जाती है। तो एक तरह से देखें तो क्या इंडियन पार्लियामेंट ने ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी के बीच भी एक नया बैलेंस सेट करने की कोशिश की है, जिसे अब दुनिया ऑब्जर्व कर रही है? इसको, चैलेंज को आप किस तरह से देख रही हैं? अपॉर्चुनिटी भी इसमें क्या दिखाई दे रही है, और मीडिया का रोल बहुत जरूरी? आपने बहुत 2-3 चीजें, जो सारे मुद्दे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रखे, और वही ये जो सेशन, ये जो सम्मेलन हो रहा है, उसका मेन फोकस भी यही है। अब कल जो सत्र हुआ, AI का जो सत्र हुआ कल, उसमें हरिवंश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि नवाचार में जोखिम है, जो चीज़ आपने भी कही, क्रेडिबिलिटी, नवाचार में जोखिम है, और अगर नवाचार नहीं करेंगे और खाली संयम बरतेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, एक ठहराव आ जाएगा। तो हमें आगे भी बढ़ना है, और हमें अपना जो पुराना जो क्रेडिबिलिटी है और जो हमारी परंपराएं हैं, उनको भी साथ लेके चलना। तो इन दोनों को कैसे, फिर उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया उस सत्र में। उन्होंने कहा कि जब हम किसी नई संगठन में कोई व्यक्ति जाता है, वो 2 चीज़ें लेकर जाता है, एक है कौशल, एक है ज्ञान। ज्ञान मुझे अपनी परंपरा से मिलता है, जो मैंने पुराना, जो भी सांसद आ रहा है वो अपनी पुरानी डिबेट्स देखता है, वो संसद की परंपराएं हैं, नियमावली है, उसके साथ है। कौशल है जो नई टेक्निक है, जैसे AI है, जैसे सोशल मीडिया है, डिजिटल है, ये सारी चीज़ें हमारे सांसद एक्वायर कर रहे हैं, स्किल को हम एक्वायर कर रहे हैं। और संसद भी हमारी धीरे धीरे काफ़ी डिजिटल हो गई है, पेपरलेस ज़्यादातर हो गई। आप देखें टेबल ऑफिस का में भी जो काम है, वो हमको वो कहते हैं कि आप उस पर देखिए, हम आपको भेजेंगे। तो हमारे पास हर चीज़, आजकल जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी सब कुछ डिजिटल में। और जैसे ही कोई सांसद अपनी बात, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, 0 आवर हो, या फिर बाद में दोपहर बाद बिलों पे डिबेट हो, तो उनके स्पीच ख़त्म होते ही 5-10 मिनट के अंदर हमें उनका क्लिप मिल जाता है। और अगर कुछ सांसद बहुत एक्यूरेट होते हैं, वो अपनी स्पीच लिख के भी पहले से रखते हैं, तो वो भी तुरंत उनके डिलीवर करते ही हमारे मोबाइल फ़ोन पर ग्रुप पे आ जाती है, या पार्टी के ग्रुप से, या वैसे आता है। तो मिनट टू मिनट अपडेशन है इस समय। पहले क्या था कि जब संसद चलती थी, रिपोर्टर जाते थे, तो वो अखबार में अगले दिन लगभग, मान लीजिए 10-15 घंटे के बाद हमें पढ़ने को मिलता था। उस समय जब हम कॉलेज स्कूल में थे, अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, तो आप यंग जनरेशन में हो, तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू ही हमें पता चलता था, या रेडियो से जो समाचार आते थे उससे पता चलता था। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा चेंज लाया है। क्रेडिबिलिटी में आपने बात की है, क्रेडिबिलिटी की, जब संसद TV लाइव चल रहा है, कार्यवाही प्रोसीडिंग्स जो है हर व्यक्ति देख सकता है, अब कुछ छुपा नहीं है। तो उसमें हर व्यक्ति के हाथ में आज स्मार्टफोन है, और वो जहाँ कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहा हो, कहीं दुकान पे बैठा है, रेस्टोरेंट में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो वो देख सकता है संसद में क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी है, कौन सांसद क्या बोल रहा है, कैसे शोर मचा रहा है, क्या नारे लगा रहा है। आज भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो कहीं बैठा हो, लेह लद्दाख में है, या भुज में बैठा है, या कन्याकुमारी पर बैठा है, कहीं भी बैठा है, उसको सब मालूम है संसद में क्या हो रहा है। तो ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जो नवाचार आया है हमारी संसद में, और जो हमने आज हम कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ को भी, कल भी आपने एक बात कही थी कि एवरीबडी इज़ नॉट दैट स्किल्ड इन कैपेसिटी गैप, कैपेसिटी गैप है। और उस बात को मोदी जी ने कल अपने स्पीच में भी बोला कि हम एक ओपन टेक्नोलॉजी मंच बनाएंगे, जिसमें कि हम पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का हैंड होल्डिंग करेंगे, वो हमारे साथ मिल के चलेंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो कॉमनवेल्थ सम्मेलन है, ये कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ को एक राह दिखाएगा, और लेकिन खाली है कि उनसे भी हम सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। और अभी आपने कुछ इंटरव्यूज़ जो टेलीकास्ट किए, उसमें आपने देखा कि वो जो स्पीकर्स हैं बाकी कंट्रीज़ के, वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं, भारत की हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस है। और जो हमने सेशन रखे हैं, जो सत्र रखे हैं, उनसे भी वो बहुत खुश हैं और बहुत इम्प्रेस्ड भी हैं। बिल्कुल। संजय जी, आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन जो इस बार CSPOC में है, उन्हें हम किन किन नजरियों से समझ सकते हैं? उनका क्या अपने आप में बड़ा मैसेज है? क्योंकि सबसे बड़ी CSPOC की इस बार बड़ी खासियत है कि रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हुआ है और ग्लोबल साउथ की मजबूत मौजूदगी।
इसको किस संकेत के रूप में देखें कि भारत अब सिर्फ एक वॉइस नहीं है, ग्लोबल साउथ की पार्लियामेंट्री थिंकिंग को भी लीड कर रहा है, और इतनी बड़ी ग्लोबल पार्लियामेंट्री गैदरिंग में हमने देखा इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस भी हैं, बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो ऐसे फोरम्स ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के मुकाबले ज्यादा ह्यूमन और इफेक्टिव डिप्लोमेसी बनते जा रहे हैं क्या? जहां तक आपके प्रश्न का आखिरी जो पोर्शन आपने जो एक स्टेटमेंट की तरह कहा, उसमें अगर आप देखिए तो G20 के बाद और G20 का जिस समय सम्मेलन हो रहा था, उस समय ग्लोबल साउथ की इंडिया ने काफी एडवोकेसी करी और हमें काफी ज्यादा उसके लिए अप्रिशिएशन भी मिला था। प्रधानमंत्री मोदी का वो इनिशिएटिव था। उससे पहले भी वो जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के दौरे पे गए, उनके साथ कोविड के टाइम से या किसी भी तरह की जो आपदा हुई, तो एक देश अगर कोई खड़ा था तो वो भारत था। और वो तमाम देश देखिए, वो अभी तत्कालीन जो भारत की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री मोदी जिसको लीड कर रहे हैं, उनके प्रति और भारत के प्रति उन लोगों ने अपना एक आभार प्रकट किया। G20 में ग्लोबल साउथ को जिस तरह से इंक्लूड किया गया और भारत जिस तरह से उनकी वॉइस बना, तब से लेकर के अभी जो ये सम्मेलन हो रहा है, मैं दोनों के स्केलिंग कर रहा हूँ क्योंकि वहां ये बात काफी तेजी से उभरी थी। और आज जब ये कॉमनवेल्थ का ये सम्मेलन हो रहा है, स्पीकर्स का एंड चेयरपर्सन का, उस समय में ये चीज और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल, पार्टिसिपेशन ज्यादा होने का एक मतलब ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा देश को लगता है कि इस कॉन्क्लेव में हमें आकर के हमारे लिए कुछ फायदे की बात हो रही, कोई काम की बात हो रही, किसी तरह का मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो रहा है, और वो देश जाना भी चाहते हैं। एक साथ में ये भी एक होता है कि वहां हम जाना चाहते हैं, उस देश का अपना एक आकर्षण है, वहां जो बातें होंगी, वो चीजें होंगी, उसका एक अपना आकर्षण है। हमारे लिए और उनके लिए भी ये देखना काफी मेरे ख्याल में सुखद एहसास होगा। हमारे लिए बताना भी एक सुखद वो अनुभूति होगी कि ये हमारा पार्लियामेंट का जो स्वरूप है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस हमारा जो है, नया और पुराना, वो अपने आप में एक कहानी बयां करता है। नए परिसर में जिस तरह की चीजें आई हैं, जो पहले से अभी तक का एक ट्रांजिशन है, जिसको सर्जना जी नवाचार कह रही थी, उन नवाचार में हमने किस तरह से अपने संस्कृति, अपने विरासत, अपने डेवलपमेंट और मॉडर्निटी के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको हम लेकर के आए। एक बहुत बड़ी चीज जो हुई थी, जो पुराने संसद से इस संसद में आई, और वो एक सोच भारत के नेतृत्व की थी, जिसमें पूरी तरह से वो डिजिटाइज कर दिया गया संसद के प्रोसीडिंग्स को। वरना पहले जितने पेपर रोल जाते थे या बजट के दिन मारामारी होती थी, तो सारा कुछ डिजिटाइज हो गया। एक चीज ये समझिए, जिस समय ये बात कही जाती है कि हमारे देश में जो एमपीज हैं, उनके साक्षरता या उनके लिटरेसी या उनके एजुकेशनल लेवल की काफी ज्यादा बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, उसी के माध्यम से, चाहे वो प्रश्न की बात हो, चाहे वो संसद के अंदर की प्रोसीडिंग की बात हो, वो काफी अपने आप में एक अहम चीज है, जिसको हम काफी बड़े केस से शोकेस कर सकते हैं या करते हैं। और जो लोग आए हैं, मतलब सिर्फ ये संसद की परंपरा शुरू हुई और आप सारे स्टेट्स में वो धीरे धीरे वो चीजें वो चलती चली गई हैं। जो डिजिटाइजेशन की बात है, सबके सामने एक स्क्रीन वो रखा हुआ है, उस पर एक बात हो रही है। तो वो लोग जो आ रहे हैं, भारत जो डिजिटल स्पेस में है, उसमें काफी ज्यादा क्रांति ऑलरेडी एक आ चुका है। जो लोग आए हैं, उनको ये चीज देखने को मिलती है। एक चीज जो पहले आपने एक प्रश्न पूछा था क्रेडिबिलिटी का, वो एक जरूर प्रश्न जो है ये सम्मेलन के लिए और बाहर जो लोग हैं उसके लिए, हमारे देश में भी जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं सम्मेलन, बाकी अपने स्टेट के असेंबली और काउंसिल्स के अध्यक्षों के साथ, क्रेडिबिलिटी का एक पब्लिक परसेप्शन में अगर आप जाएंगे, हमारे पैनल में एक सांसद भी हैं, एक जो चीज है कि जिस तरह से डिसरप्शन होते हैं, जिस तरह की निगेटिविटी या कई बार एक अटेम्प्ट होता है डिसइंफॉर्मेशन का, वो जरूर पॉपुलर परसेप्शन में संसद का जो रोल है उसको लेकर के लोगों के मन में एक संशय प्रकट करता है, जिसमें जहां एक काफी ज्यादा जरूरत वो है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि अगर किसी समय में एक ऑपोजिशन पार्टी या एक ऑपोजिशन ग्रुप का अगर ये पूरा ही इंटेंशन कि हम प्रोसीडिंग को हमेशा डिस्टर्ब करेंगे, तो वो एक इशू भारतीय संसद के लिए, बाहर के लिए भी, लेकिन वो हर को अपने अपने हिसाब से उस चीज को टैकल करना होगा। जाती है बात यहाँ से आगे की, तो मेरे ख्याल में जो एआई वाली चीज है, वो किसी चीज को आप मतलब इम्प्रूव करने के लिए, फंक्शनिंग का
टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट लिए, बाकी जो चीजें हैं वहां की वो ह्यूमन है, क्योंकि संसद बेसिकली सब्जेक्टिविटी को लेकर के आता है। हर इंडिविजुअल एमपी की जो वॉइस है उसका अपना एक सब्जेक्टिविटी है, संसद चलाने में ऑब्जेक्टिविटी वाला पार्ट आता है। तो इसलिए जो लोग आ रहे हैं भारत को और भारत के इस दर्शन के साथ, भारत अपने दर्शन और अपने थॉट फिलोसफी डेमोक्रेसी से या पीएम ने जिस तरह का अपना उद्बोधन रखा था, उसमें इतनी सारी चीजें समाहित हैं कि बहुत सारे लोगों को उस चीज में आने से एक लाभांश, जो मैं कहूँ कि वो लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल। सुजीत जी, रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन को लेकर आपकी क्या राय होगी? साथ ही सीएसपीओसी के एजेंडे में जो हम देख रहे हैं, एमपी के वेलबींग, मेंटल हेल्थ, वर्क कल्चर, ऐसे मुद्दे भी शामिल हैं जो पहले इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री फोरम्स में दिखाई ही नहीं देते थे, करीब करीब ना के बराबर थे। तो ये बदलाव क्या ये बता रहा है कि भारत लोकतंत्र को सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम की तरह देख रहा है? बिल्कुल। और ये बात कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में रखा है। देखिए, जब से एआई की बात हो रही है, एआई मैं आपको दो स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा कैसे भारतीय संसद में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। पहले कोई भी सांसद अगर संसद में बोलना चाहता था तो उसको एक दिन पहले नोटिस देना होता था। अगर अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कोई दूसरे लैंग्वेज, हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अगर मैं उड़ीसा से आता हूं तो मैं मुझको उड़िया में बोलना है तो मेरे को एक दिन पहले सेक्रेटरीट को नोटिस देना होता था, क्योंकि वो ट्रांसलेटर एंड ट्रांसक्राइबर की व्यवस्था करेंगे। अभी 2023 में एक सब कमेटी हुई थी जिसमें हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कोई भी सांसद बोल के रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। इसकी एक बहुत ही मैं बोलूंगा एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसमें मैं भी था उसमें सदस्य। और आज मुझे गर्व होता है कि पूरी दुनिया में हमारा ही एक पार्लियामेंट है जहां पे आज 12 अपनी भाषा में कोई भी सांसद बोल सकता है, एंड दैट गेट्स ट्रांसलेटेड एंड ट्रांसक्राइब रियल टाइम। मैं उड़िया में बोलूंगा, मराठी में ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसक्राइब हो जाता है। मैं उड़िया में बोलूंगा, वो पंजाबी में हो जाता है। और क्योंकि बाकी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें डेटा सेट अभी कम है, तो इसलिए अभी नहीं पहुंचा है 22 तक, लेकिन 1-1.5 साल में हम लोग 22 भाषाओं में। और आइए अब सीधा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। Lived through. In 2017 and 18, we faced in Kerala, we faced a devastated flood. So we also affected our farmlands. Then we came to start to study about the issues. Then my brother Devan Chandrasekharan and I took the initiative for understanding the real problem of the farmers. So we found that they are facing issues with crop damage and plant treatment method. At this point, we knew we had to step up. Devan, an aeronautical engineer, he led the technical vision. I, an electrical engineer, handled execution. So we manufactured 2 drones, something unheard of those times. Niriksh for crop diagnostics and FIA for crop treatment. We did demonstration in our farmland and our neighboring farmlands. The impact was clear. A 70% drop in cost and 30% increase in yield. For farmers, this means higher income, lower risk, and most importantly, dignity in farming. With successful demonstration and field trials, but still facing investor rejections, we took a plunge and launched our company, Fuselage Innovations, in 2020 as a completely bootstrap venture. We reached almost all of the banks, and nobody is ready to fund us. No one has the courage for that. That too in COVID time. But through Startup India support, we secured grants under Startup India Seed Fund Scheme, Nidhi Prayas, NABARD, Ministry of Electronics, and many others. This was not just a financial support for us. It was an institutional trust and validation. Today, Fuselage Innovations operates from Maker Village and Kerala Startup Mission in Cochin. And we are developing DGCA certified drones for agriculture, defense, and disaster management activities. We started with a 10 lakh rupees. That was a loan from Agri Infra Fund, and now we are turning into a 10 crores company with 40 employees
and we had a good core team. Thank you. We now work with more than 10,000 farmers all across the country, mostly in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Mizoram, and Assam. And now we are exporting drones to other countries like Africa, Europe, and US. But the journey is not easy. Scaling a hardware startup and securing a right investment is one of the toughest challenges we face. In next 5 years, we are planning to deploy 10,000 drones to agriculture and maritime operations. The vision of our Honorable Prime Minister has given founders like us the confidence to believe that the innovation from the grassroots matters. Vikasit Bharat 2047 will be built by the entrepreneurs who stay close to the real problems and use the technology wisely. At Fuselage Innovations, we always believe that technology is a great equalizer. That's why we are consistently striving for good tech-backed agriculture practices to grow more. And today, I love to thank you to our Honorable Prime Minister to encourage us to dream, build, and contribute meaningfully for our future India. And all the best to my fellow entrepreneurs. Jai Hind. Now invite our next founder, who has helped reshape how India connects talent to opportunity, Nirmit Parikh, founder and group CEO of Apna. Apna has emerged as one of India's most impactful platforms for early career hiring, connecting job seekers and employers across hundreds of cities and strengthening employability at scale through technology and partnerships. Nirmit? Honorable Prime Minister, sir, dignitaries, and the startup ecosystem. Namaste. मेरा नाम निर्मित पारिक है and मेरी जर्नी काफ़ी सिंपल है पर मेरे सपने इंडिया स्केल है. I was born and brought up in India. फिर उसके बाद मैंने निर्मा से इंजीनियरिंग किया, did my MBA from Stanford और मैं सिलिकॉन वैली में एप्पल में काम कर रहा था. उसी दरमियान एक पिक्चर आई थी, गली बॉय. उसमें एक सॉन्ग था, आपने सुना होगा, अपना टाइम आएगा. सो सिलिकॉन वैली में मैं वो थिएटर हॉल में वो पिक्चर देख रहा था और जब वो गाना सुना तो दिल में कुछ क्लिक हुआ कि अपने इंडिया में कितना सारा लोग है जिसके दिल में एक चैंपियन छुपा हुआ है. बस कमी है एक प्लेटफॉर्म की जो उस चैंपियन को राइट जॉब और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर सके और उनके सपनों को उड़ान दे. और जब वो सोच रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस इंडिया जाए. सो अमेरिका से सब सामान पैक किया एंड आई केम बैक टू इंडिया, अपने भारत, to start the company Apna. Today, Apna has 60 million users, 6 crore users. We are working across 900 cities. 4 lakh MSMEs और निफ्टी की top enterprises also use Apna for their hiring. Now, जैसे अपना का स्केल बढ़ता गया, हमको ज़रूरत होने लगी कि हमको AI, रेज्यूमे प्रेपरेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और जॉब मैचिंग जैसी जगह पे लगाना पड़ेगा. बट एक चीज़ बहुत क्लियर था कि इंपोर्टेड एआई नहीं चलेगी. बिकॉज अगर आप इंडिया देखिए तो इतना लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इतना टोन डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. सो एआई भी इंडिया की चाहिए. इसलिए हमने खुद की एक वॉइस एआई सिस्टम बनाई जो लोगों को रेज्यूमे मैचिंग और सब में हेल्प करे. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर in the last 1 year we have done 10 crore job matches and interview preparation for the citizens of the country. एंड वहाँ से एक नया मैजिक चालू हो गया. हमने जो इंटरनल एंटरप्राइज एआई बनाई थी जिसको हम ब्लू मशीन्स बोलते हैं, वो इतनी अच्छे से चलने लगी कि इंडिया की सबसे टॉप फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हमारा वॉइस एआई यूज करने लगी. सर, मुझे बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि 5 days ago we broke the biggest global benchmark on voice AI when we did a 60-minute uninterrupted debate without any hallucination, with multiple context and zero latency leaks. And for me, ये innovation का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत की प्रतिभा को वर्ल्ड के बेस्ट के साथ खड़ा रखने की. And that makes me very happy.
And I'm very, very thankful to the entire startup ecosystem and the Startup India ecosystem. बहुत बार हमको talent में बहुत help मिली है, particularly also fundraising में काफ़ी help हुआ है. And as we are on the 10th year anniversary, I have one but small humble recommendation. And my recommendation is, in the last 10 years, a lot of companies like us have now become India scale. And it will be great if the Startup India ecosystem can help us to grow world scale. Build, how can we go to US, how can we go to Europe, how can we go to more Southeast Asia. And I'm looking forward for that. And अगर वो होएगा, तो सर मेरी जर्नी अभी भी सिंपल रहेगी, पर मेरा सपना भी वर्ल्ड स्केल होएगा. जय हिंद. Thank you so much. To one of the most critical frontiers of the next decade, which is clean energy and storage, I'd like to invite Priyansh Mohan, co-founder and CEO of Main Electric, based in Chennai. Main Electric is a deep tech startup developing indigenous iron-air battery technology for long-duration energy storage, enabling reliable, wholesale and affordable renewable power and supporting India's clean energy transition. Priyansh? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ आए सभी डिग्नेटरीज, मेरे प्रियांश मोहन की तरफ से आप सभी को नमस्कार. आई एम द co-founder and CEO of Main Electric, a battery deep tech company, and we are based out of Chennai, Tamil Nadu. And from my team, Vanakkam. आज नेशनल स्टार्टअप डे पर यहाँ खड़ा होना और यहाँ बैठना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि बस 10 साल पहले पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती थी और एक स्टार्टअप बैक ऑफिस इकोसिस्टम हमें समझती थी. पर आज हमें वो फ्यूचर की लैबोरेटरी मानती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क वी आर डूइंग इन द टेक्नोलॉजी स्पेस. मेरी जर्नी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जुनून से स्टार्ट हुई थी. मैं बस 18 साल का था जब मैं मेरे कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में उनकी मटेरियल साइंस लैबोरेटरी में जाके आई डेवलप्ड माई फर्स्ट बैटरी. इट टुक मी 1 year, बट इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली. जब मेरे कॉलेज मेट्स कॉलेज फेस्ट और असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे, मैं मेरी को-फाउंडर स्तुति कक्कर, हु इज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ बैठ के रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की जियोपॉलिटिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर रहा था. हमने ग्लोबल एनर्जी मैप देखा और पाया कि यूएस और चाइना बहुत तेजी से एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज पर कब्जा कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि अगर दुनिया की डेस्टिनी और एनर्जी इंडिपेंडेंस इस चीज से डिसाइड होगी कि हु हैज द मोस्ट एडवांस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, देन इंडिया पीछे क्यों रहे. क्यों हम जैसे रिसर्चर्स बाहर जाते हैं, वेस्ट जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं. वाई नॉट वी बिल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर भारत एंड ऑल्सो इन भारत. तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बैटरीज नहीं बनाएंगे, हम इंडिया की एनर्जी स्टोरेज की बुनियाद बनाएंगे. एंड वी डिसाइडेड टू पायनियर आयरन एयर बैटरीज. जब दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे भाग रहा है और लड़ रहा है, हमने देश के सबसे बेसिक एलिमेंट्स को चुना, आयरन, एयर और वाटर, यानी लोहा, हवा और पानी. ये टेक्नोलॉजी असल में एक रिवर्सिबल रस्ट रिएक्शन पे काम करती है, जो आयरन को रस्ट और डीरस्ट करके एनर्जी स्टोर और डिस्चार्ज कर देता है. हमने इस साधारण से प्रोसेस को पिछले 4 साल में एक कटिंग एज बैटरी एफिशिएंसी और मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इंजीनियर किया है. वी हैव वर्कड ऑन कोर इनोवेशंस इन मटेरियल साइंसेज, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन प्रोसेस इंजीनियरिंग. वी हैव मोर देन 10 इंटरनेशनल पेटेंट्स, प्लस वी हैव वैलिडेटेड द टेक्नोलॉजी फॉर मोर देन 10,000 आवर्स. एंड टुडे ये टेक्नोलॉजी हमने खास तौर पे 16 से 100 घंटे की स्टोरेज के लिए बनाई है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, इंडिया की ग्रिड इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए. तो इसका इम्पैक्ट क्या है सर? हमारी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी से 10 गुना सस्ती है डिप्लॉयमेंट के मामले में और 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. देखा जाए तो अगर आयरन एयर बैटरीज को डिप्लॉय किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को 40% तक कम कर सकती है अगले 5 सालों में. तो अगर अगले 5 सालों में हम सिर्फ 10 गीगावाट आवर आयरन एयर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं स्टोरेज, तो हम देश का हजारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा बचा सकते हैं. पर ये सफ़र आसान नहीं रहा है. शुरुआत में जब प्राइवेट मार्केट डीप टेक और हार्डवेयर रिस्क लेने से डरता था, तब निधि प्रयास, निधि SSS और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमें हमारी लाइफलाइन दी. ये सरकार का विश्वास था कि बस 20 साल का फाउंडर भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे बना सकता है, और उस विश्वास का परिणाम आज हमारे सामने है. आज माइन इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनने की बस मुकाम पे खड़ा है, एंड वी आर ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल स्केल.
उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कैपिटल हमने सिक्योर किया है और आज हमारी टॉप 30 लोगों की टीम रिसर्चर्स की नेशन के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करके मल्टी करोर्स की डील साइन कर रही है टू सिक्योर देयर एनर्जी फ्यूचर ऑल्सो. दे सी द कैपेबिलिटी इन आवर टेक्नोलॉजी. तो प्रधानमंत्री जी, आज इंडिया एक सोलर सुपर पावर है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर सेट इन एक्शन 10 years बैक. पर सच ये भी है कि सूरज हमेशा नहीं चमकता है एंड विदाउट हैविंग अ रिलायबल बैटरी सोलर की रिलायबिलिटी काफी अधूरी रह जाती है. तो अगर हमारे को 2047 तक विकसित भारत का गोल अचीव करना है तो हमें आयरन एयर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी स्टोरेज को एक क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखना होगा, जैसे हमने सोलर को देखा इन द लास्ट 10 years. हम इंडिया को कलेक्टिवली एक सर्विस इकोनॉमी से एक प्रोडक्ट इनोवेशन नेशन बनाना चाहते हैं और हमारे लिए एट माइन इलेक्ट्रिक अगले 10 साल इज जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रो. वी आर कमिटेड टू पावरिंग India's growth with the strength of iron and the ambition of a country that is ready to lead the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Next founder represents India's deep tech push into a green hydrogen future. I'd like to invite from Bengaluru Dr. Prashanto Shorkar, co-founder and CEO of NewTrace. His startup, NewTrace, is working on next-generation electrolyzer technologies to enable cost-effective green hydrogen, improving efficiency, reducing dependence on rare materials, and supporting the shift to cleaner industrial energy systems. Dr. Sarkar? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, distinguished guests and fellow founders. मेरा नाम प्रशांत सरकार है और मेरा जन्म और स्कूलिंग हमारे पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ था. वहाँ से मैंने चेन्नई जाके अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री करी. उसके बाद मैं यूके गया अपने मास्टर्स डिग्री करने के लिए और उसके बाद मैंने फ्रांस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की. मैंने कई सालों तक यूरोप में लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स पे हेलीकॉप्टर डिज़ाइनर के हिसाब से काम किया. फिर 2020 में मैं इंडिया आया 4-5 महीने की बैकपैकिंग ट्रिप करने के लिए. उस दौरान मैंने इंडिया के बहुत सारे गांवों और शहरों में जाके काफ़ी वक्त गुजारा और तब दो चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली समझ में आई. वन was the impact of climate change, which was going to impact the marginalized people the most, and we needed to do something urgently to address it. Second, fair and equitable access to energy was a difference, or is going to be a difference between the opportunities and survival for millions of people. To address that, I decided not to go back to Europe and settle down in India. उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे को-फाउंडर डॉक्टर रोचन सिन्हा से हुई, जो कि पटना बिहार से हैं और उन्होंने अपनी पीएचडी नेदरलैंड्स में की थी मटेरियल साइंस पे. We both decided to set up NewTrace in Bangalore. We started from a small apartment जहाँ हमने 1-2 साल काम किया. And very quickly we developed India's first membraneless electrolyzer, which doesn't use any critical metal, which does not use any rare earth metal, and yet produces hydrogen. Our electrolyzers does the very simple thing. It splits water into oxygen and hydrogen, and the hydrogen then goes to be used as a fuel to decarbonize heavy industries. But because of the advanced materials that we develop, it has a very high efficiency and a low cost of production of hydrogen. This was one of the fastest development of a technology, or of such technology in this country, and we have deployed our product with public sector companies. Since then, we have developed and grown into a 50-member team. We have raised venture capital, and we have also received, I think we are the only startup to have received PLI under the National Green Hydrogen Mission to manufacture electrolyzers in this country. The startup ecosystem has evolved quite a lot in the last many years, particularly for deep tech. I think there is a genuine optimism and belief that we can build our future in this country right now. Yet there are many challenges, primarily patient capital at growth stages for deep tech companies, talent conviction कि deep tech बनेगा कि नहीं बनेगा. I think precision manufacturing needs to be worked on. And most importantly, I think it's the market belief on Indian deep tech products. We need to trust our products better. A bet that Indian startup ecosystem was ready for deep tech development. The bet has paid off for me and for my co-founder.
I hope the bet pays off for all the founders in this room solving for hard problems. Our aspiration is that we develop critical technologies and export it to the world for energy and climate solution. And we are ready to build that future in India. I would like to congratulate everyone on 10 years of Startup India, and I hope the next 10 years are even bigger. Thank you. Jai Hind. Our fifth startuppreneur is Laina Emmanuel, the co-founder and CEO of Brainsight.ai, a Bengaluru-based startup combining AI and neuroscience to enable greater precision in neurological and psychiatric investigation. With more than 15 years of experience across healthcare management, policy and consulting, Laina has worked with the Government of India, the Clinton Health Access Initiative, and technology leaders like NetApp and Cisco. Brainsight.ai currently works with more than 40 leading hospitals in India, especially in neurosurgery and radiology for brain tumor cases. May I invite Laina Emmanuel to share her journey. माननीय प्रधानमंत्री जी एंड सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार. मेरा नाम लाइना इमैनुअल है. जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. मेरा जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था. मेरा परिवार इंडिया के दक्षिण स्रोत से है, केरला, and my husband's family is from Assam. So when I stand here, I not only stand here as the founder CEO of Brainsight AI, I also stand सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, राष्ट्र निर्माण को समर्पित, भारत और विश्व में एक नई ऊर्जा और विश्वास भारत के प्रति जिन्होंने तैयार की है, जिन्होंने उसको बल दिया है, ऐसे हम सब के प्रिय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 वर्ष पूरे होने पर हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं. और आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में आपका स्वागत है सर. व्यापार जगत के प्रतिनिधिगण, स्टार्टअप इंडिया परिवार के सभी सदस्य, इनोवेटर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत. एक दशक पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के समक्ष एक नई सोच रखी थी. आपने कहा था, मैं भारत के युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले के बदलाव में चाहता हूं. हम सबको गर्व है कि आपके नेतृत्व में देश भर में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है. 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे. आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं. अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी मैं कोई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, बच्चों से भेंट करता हूं या कॉन्वोकेशन समारोह में टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूं, तो उनको एक नए रूप में देखता हूं, उनको एक नए आत्मविश्वास के साथ देखता हूं. कई कैंपसेस तो मिनी शार्क टैंक्स बन गए हैं.
युवा युवती अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बड़े उत्साहित नजर आते हैं। और ये जो बदलाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो सोच थी, आपके ने जो लगातार इस क्षेत्र को मार्गदर्शन दिया, हम उसी के कारण ये बदलाव महसूस कर पाए हैं। पीछे आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन में जब मैं एक दिन भर स्टार्टअप्स के साथ एंगेज कर रहा था, उनके आइडिया समझने की कोशिश कर रहा था, तो वास्तव में बहुत ही आश्चर्य हुआ उनके उत्साह को देखकर, नवाचार को देखकर और उनके नए नए सोच को अनुभव करके। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बच्चों को काम करते देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें इतना टैलेंट है कि ये दुनिया की कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके काम को देखकर भारत में सही माने में किस प्रकार का टैलेंट अवेलेबल है, किस प्रकार का स्किल हम विश्व के सामने रख सकते हैं, इसका आकलन किया जा सकता है। हमारे स्टार्टअप्स आज 50 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डीप टेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एग्रीटेक, स्पेस टेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, रॉकेट्स, हर प्रकार से आज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का बोलबाला है। स्टार्टअप्स की इस यात्रा को मजबूती देने के लिए आपके नेतृत्व में सरकार ने 2016 में 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया, जो हमारे स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल, शुरुआती पूंजी देकर रिस्क लेने की हिम्मत देता है। पहला फंड ऑफ फंड्स बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल होने के बाद मुझे बड़ा आनंद है कि आपने एक दूसरा फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में अनाउंस किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की सहूलियत, इस प्रकार की मदद हमारे सभी स्टार्टअप्स को, युवा युवतियों को और हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। हमारी कोशिश यह रहेगी कि इस दूसरे फंड ऑफ फंड्स को अधिकांश हम डीप टेक और हाईटेक क्षेत्र में इस्तेमाल करें। इसी के साथ आपने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक फंड देश के लिए प्रस्तुत किया है। ये हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को गहरी रिसर्च, डीप टेक रिसर्च के माध्यम से विश्व स्तरीय इनोवेशन करने की नई शक्ति देगा। स्टार्टअप्स आज देश के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद है। लगभग 50% स्टार्टअप्स तो टियर 2, टियर 3 सिटीज से अपना काम शुरू करते हैं। यह प्रमाण है कि स्टार्टअप की क्रांति अब पूरे भारत की कहानी बन चुकी है। पूर्वोत्तर भारत इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पीछे सिक्किम में जब दौरा कर रहा था तो मैंने जिस प्रकार के स्टार्टअप्स को वहां पे देखा, जैसे उनके विचारों को सुना, या असम में जिस प्रकार से चाय बागानों में युवा और किसान अपने आइडियाज के साथ परंपरा को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, तो दिल वास्तव में बड़ा ही आनंदित हुआ। दक्षिण भारत में आज आंध्र प्रदेश एक ड्रोन कैपिटल के रूप में उभर रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु डीप टेक और एआई स्टार्टअप हब बन चुके हैं। पूरा विश्व आत्मविश्वास से भरपूर
एक नए भारत की ओर देख रहा है। हमारी नवाचार क्षमता और युवा शक्ति इतनी प्रभावी है कि विदेशों में जब हम डेलीगेशन लेके जाते हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जब चर्चा करते हैं तो लगभग सभी देश भारत के साथ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का जोड़ने का कार्यक्रम, एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। मेरा अभी तक का अनुमान है कि लगभग 100 देश आज ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपने रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और स्टार्टअप्स के बीच समन्वय बनाना चाहते हैं। इस पे आगे आने वाले दिनों में हम गंभीरता से काम करेंगे। हमारे युवा युवतियों को नए अवसर प्रदान करने के लिए आगे चलकर नए मौके खोजने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बोया हुआ ये स्टार्टअप इंडिया का बीज 140 करोड़ देशवासियों के विकसित भारत बनाने की आशा, अपेक्षा और दृढ़ संकल्प को अवश्य पूरा करेगा। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में हम सबको यहाँ आकर मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका साधुवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Ladies and gentlemen, now the defining moment of today's program. It is now my proud privilege to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to share his thoughts on the occasion of National Startup Divas 2026, marking a decade of Startup India. Honorable Prime Minister, sir. मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, देश भर से आए स्टार्टअप इकोसिस्टम के मेरे दोस्तों, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक बहुत खास अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस,
और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी। और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे, उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो माँ ने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे? इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे,
आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा, आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए, नए मुकाम चाहिए। और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं? उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सबने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई ताकि वहां बच्चों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बने। हमने हैकेथॉन शुरू किए ताकि हमारे युवा देश की समस्याओं के समाधान दे सके। हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए ताकि संसाधनों की कमी से आइडियाज की डेथ न हो। साथियों, एक समय में
कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस, लंबी अप्रूवल साइकिल्स और इंस्पेक्टर राज का डर, ये इनोवेशन की सबसे बड़े रुकावट थे। इसलिए हमने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनाया। जन विश्वास एक्ट के तहत 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। मर्जर और एग्जिट को आसान बनाया गया। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का जरिया है। आप देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पहले क्या स्टार्टअप एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ कंपटीशन की कल्पना भी कर सकते थे क्या? आईडेक्स के जरिए हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट के नए रास्ते खोले। स्पेस सेक्टर, जो पहले पूरी तरह प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बंद था, उसे भी अब ओपन कर दिया गया है। आज लगभग 200 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्हें ग्लोबल मान्यता भी मिल रही है। इसी तरह ड्रोन सेक्टर को देखिए, सालों तक इनेबलिंग फ्रेमवर्क के अभाव के कारण भारत काफी पीछे छूट गया। हमने आउटडेटेड रूल्स हटाए, इनोवेटर्स पर भरोसा किया। साथियों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाया है। आज करीब 35,000 स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस जेम पर ऑनबोर्डेड हैं। इन्हें करीब 50,000 करोड़ के लगभग 5 लाख ऑर्डर्स मिले हैं। एक तरह से स्टार्टअप अपनी सक्सेस से हर सेक्टर के लिए नए ग्रोथ एवेन्यू खोल रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं, कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, ऐसी स्कीम्स के जरिए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जा रही है। क्रेडिट एक्सेस बेहतर बनाने, इसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की ताकि कोलेटरल की कमी क्रिएटिविटी के रास्ते में बाधा न बने। साथियों, आज की रिसर्च ही कल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की है। जो सनराइज सेक्टर्स हैं, उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स
उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। और आप सबको मालूम होगा फरवरी में एआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमारे यहां हो रही है, एआई इंपैक्ट समिट हो रही है। वो आप सबके लिए भी बड़ा अवसर है। और मैं जानता हूं इस काम में हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट जैसे कितने चैलेंजेस हैं। इंडिया एआई मिशन के जरिए हम इनके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हमने 38,000 से अधिक जीपीयूज ऑन बोर्ड किए हैं। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडिजीनियस एआई भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो। इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी एम्बिशन सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं रहनी चाहिए। हमें ग्लोबल लीडरशिप का लक्ष्य रखना होगा। आप नए आइडियाज पर काम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप में, सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your visionary leadership and guidance. Ladies and gentlemen, today we did not simply mark an anniversary. We marked a national direction, a direction where India will innovate boldly, entrepreneurship will flourish widely, and the next decade will deliver even deeper. तो आपने सुना